बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बरफान। तो जनाब, आज है जुम्मे का रोज़ और देखा जाए तो न्यू पाकिस्तान का वीक का ये आज का हमारा लास्ट प्रोग्राम होता है। एनीवेज, वीकेंड आपका कल से शुरू हो जाएगा, बल्कि आज शाम से शुरू हो जाएगा। तो अपनी वीकेंड की भरपूर प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर होने की उम्मीद है। वो इसलिए भी क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है और वहाँ पर तो गर्मी का जोर खासी हद तक टूट गया है। और हम अक्सर देखते हैं कि रावलपिंडी साइड हो जाए, पेशावर हो जाए, यहाँ पर मौसम अभी बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन कल जब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, तो वो ही बता रहे थे कि जो ही गर्मी का जोर पहाड़ी इलाकों की तरफ टूटेगा तो उससे कुछ असरात जो हैं वो मैदानी इलाकों में भी महसूस होंगे। तो हो सकता है कि लाहौर और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं या फिर शहर हैं, शेखोपुरा हो जाए, मंडी बाउद्दीन हो जाए, फैसलाबाद में भी, यहाँ पर भी, सियालकोट में हल्का फुल्का सा मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो ये थी मौसम की अपडेट जो कि मैंने आपको दी। लेकिन मेरे को होस्ट की अपडेट ये है कि वो आज हमारे साथ अवेलेबल नहीं होंगे। इंशाल्लाह मंडे को इनवार हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अभी बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। 9 मई के मंसूबा साजों से कोई समझौता नहीं हो सकता, ISPR। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान आयरलैंड में शुरू। वीजा बार बार मुस्तरद क्यों होता है, तैयारी कैसे की जाए। घर पर परिंदे पालें और लाखों कमाएं। जी, तो प्रोग्राम में सबसे पहले आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी रीसेंट अपडेट हमारे पास आई है। और ब्रेकिंग कुछ इस हवाले से है कि लाहौर में थाना नवाब टाउन की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ है और बताया जा रहा है कि इस पुलिस मुकाबले में एक अहलकार शहीद जबकि एलीट फोर्स का एक जवान जख्मी हुआ है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया है, जबकि साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और इन मुलजिमान से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। तो लाहौर में थाना नवाब टाउन का ये इलाका है जिसकी हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ है। एक पुलिस अहलकार शहीद जबकि एलीट फोर्स का एक जवान जख्मी हो गया है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम भी मारा गया है। साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उससे असलहा भी बरामद कर लिया गया है। लाहौर का इलाका है थाना नवाब टाउन और सुबह के औकात में ही ये पुलिस मुकाबला जो है वो पेश आया है। और ऐसे में जो एक शहीद अहलकार के हवाले से ख़बर सामने आई है, यकीनी तौर पर उनके अहल खाने के लिए इंतहाई दुख की घड़ी है और गमज़दा कर देने वाला जो है ये वाक़या है। लेकिन साथ ही साथ जो एलीट फोर्स के एक जवान हैं उसके भी ज़ख्मी होने की तलात मौसूल हो रही हैं और हम दुआ गो हैं कि जो ज़ख्मी हमारा जवान है एलीट फोर्स का, अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो शहीद अहलकार के हवाले से ख़बर मौसूल हुई है, अल्लाह ताला उनके अहल खाना को सब्र और तहम्मुल अता फरमाए। एनीवेज, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कल के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कल 9 मई था और इस दिन को पाकिस्तान में एक सानहे के तौर पर याद रखा गया और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसे एतबार से याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन की मुनासबत से पाक फौज ने अपने पैगाम में 9 मई के वाक़यात को मुल्क में खुद साख्ता और तंग नज़र इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश करार दिया। हमने देखा कि ISPR के जारी करदे एक बयान में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के हवाले से कहा गया कि उन्होंने सानहा 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की, बल्कि कल मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां भी निकाली गईं। फिर ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी अपने पैगाम में कहा कि 9 मई को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बगावत थी। उनका साथ ही साथ ये भी कहना था कि एक बरस गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरिमों को अब तक सजा क्यों नहीं मिल सकी। सवाल तो उनका दुरुस्त है, लेकिन वो ये कर किससे रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर इसे याद रखा जाएगा और 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। कल इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ने शहीदों और उनके शहादा से इज़हार यकजहती करते हुए एक तकरीब में भी शिरकत की, जहां पर बहुत जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए। और इस तकरीब में खिताब करते हुए उनका कहना था कि 9 मई को दोस्त का लिबादा ओढ़कर
मुल्क से दुश्मनी करने वाले सजा से बच नहीं सकेंगे। जबकि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई को मुआफ़ी की ऑफर मौजूद है, मुआफ़ी मांगना या ना मांगना उनकी मर्जी पर मुनस्सिर है। जबकि जावेद लतीफ़ ने भी तेज़ और तुंद बयानात जो हैं वो जारी किए और इस पर उन्होंने कहा कि इस इंतशारी गिरोह का बीज किसने बोया और किसने उसे परवान चढ़ाया, ये भी वो सवाल करते हुए हमें नजर आए। दूसरी जानिब पीटीआई के मामलात अभी भी हमें उलझे हुए नजर आ रहे हैं और रहनुमा पीटीआई उमर अयूब भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई उन्होंने शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकालने का हुक्म दिया है। जबकि उमर अयूब की भी एक स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कमेटी शेर अफजल मरवत के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले, शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी किया जाए। याद रहे उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से एक बयान जारी किया था। उधर चीनी सफीर वजारत दाखिला पहुंचे हैं, जहां पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सफीर का खैर मकदम किया और इस मुलाकात में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन के मुतालिक बातचीत गई है। जबकि इसके अलावा चीनी सफीर की बात अत्ता तारड़ से भी मुलाकात हुई है। तो ये है कल से लेकर अब तक की अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जिसके वाले से मैं आपको अपडेट की। तमाम मामलात पर बात कर लेते हैं। हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर हाशिम खाकवानी साहब। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खाकवानी साहब, ये मामला समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से बातचीत की जा रही है सानेहा 9 मई के हवाले से कि उनके मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, 100% ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि हमारे इदारे कमज़ोर हैं ये फैसला साजी करने में या फिर कानून की अमलदारी नहीं हो पा रही? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक वज़ीर आज़म जब ये सवाल करेगा कि क्या हो गया कि 1 साल तक उन मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका, तो यहाँ पर गफलत किसकी है? निगरान वज़ीर आज़म की या फिर उस दौर के निगरान वज़ीर आला की या फिर उस दौर के IG पंजाब की? मतलब सवाल, ये इन्वेस्टिगेशन तो फिर होनी चाहिए ना कि क्या वजह है मुल्जिमान सलाखों के पीछे तो हैं लेकिन फौरी तौर पर कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच पा रहे। आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया। असल बात जो है वो पुलिस की और प्रोसिक्यूशन की है कि वो अपना केस को किस कदर प्रॉपर अदालत में पेश कर सके या नहीं कर सके। क्योंकि आपने देखा है कि इन केसेस में ऐसा तो नहीं हो रहा कि उनको रियायतें मिल रही हो, यानी होता है कि बाद स्पेशल कोर्ट से भी मुल्जिमों को रियायतें मिल रही होती है, या उनके केसेस, इनके जो चालान पेश होने में और केस आगे बढ़ाने में जो हमारा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में भी ज़ाहिर है हमारा जो एक रवायती जो एक इंसाफ का सिस्टम है वो जिसमें स्लो है कुछ चीजें, लेकिन ना इंसाफ के सिस्टम में ये सारी चीजें प्रोसेस पूरा इसलिए रखा जाता है क्योंकि बेगुनाह को सजा ना मिले। तो मेरा ख्याल है एक तो ये फैक्टर देखना चाहिए कि भाई आप जब स्पीड अप करते हैं तो स्पीड अप करने में भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो किसी के साथ ज्यादती हो जाए। एक बात तो ये है। भारत मेरा ख्याल है जो असल एहतसाब होना चाहिए वो पुलिस और प्रोसिक्यूशन का होना चाहिए कि वो अपना काम अब तक क्यों नहीं कर सके। बहुत सारे केसेस में कमजोर, और आप देखेंगे अभी जब केसेस के फैसले आएंगे तो आप देखेंगे उसमें से बहुत से लोग बरी भी हो जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ शवायद नहीं है, ये कमजोर है, या कुछ लोगों को एक बेबुनियाद ही पकड़ लिया जाता है ना। पुलिस का एक रवायती सिस्टम होता है कि भाई अच्छा, एक ये भी फैक्टर है कि जहाँ पे मॉब करता है, हजूम की कार्रवाई करता है, वहां पे जो चीजें इसलिए मुश्किल हो जाती है कि शिनाख्त बात नहीं हो पाती क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी हर जगह नहीं होते, ये कुछ वीडियोज होती है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ पे आपको जो उसकी जो सबूत है वो। लेकिन खाकवानी साहब, जितने बड़े पैमाने पर हमने देखा है कि 9 मई का सानेहा, इसकी हर तरह पर हर सतह पर मजम्मत की जा रही है, तो जितना यूं कह लीजिए कि तकारीर, सेमिनार, तकारीब का एहतमाम किया जाता है, इनेकाद किया जाता है और सख्त से सख्त बयानात भी आते हैं, तो फिर जब इतना क्या कहते हैं हमने देखा है कि रियासत को उससे नुकसान पहुंचा, तो फिर क्या वजह है कि हमारे इदारे ये सीसीटीवी फुटेजेस के थ्रू भी कुछ नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक तरफ हम लोग ये देखते हैं कि चोर डाकू डकैती करके चले जाते हैं, पुलिस वहां पर भी उनको पकड़ने में नाकाम रहती है, और इतने इतने बड़े सानेहा हो जाते हैं, वहां पर भी पुलिस सही मुजरिमान को पकड़ने में गफलत बरत रही है। तो कसूर किसका है फिर यहाँ पर? आपने ठीक है, कसूर तो पूरा हमारे पूरे सिस्टम का कसूर है, उसमें सारे अदारे, महकमे, सरकारी महकमे, सब चीजें, सबकी कसूरवार है। और मुझे लगता है कि एक ये फैक्टर होता है कि हमारे यहाँ आम एक रिवाज है कि जब भी वाकया, किसी किस्म का कोई वाकया होता है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, कुछ लोग डाल दिए जाते हैं। अभी आप देखिए 9 मई में बात केसेस, तहरीक इंसाफ के बाद लोगों पे ऐसी केसेस भी हैं कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो 20-25-30 किलोमीटर दूर जगह मौजूद है,
वहां पे होने वाली कार्रवाइयों में बैजक वक्त एक बंदे को बलवस किया गया कि उसने शहर के बिल्कुल साउथ में भी किया है उसने, और नॉर्थ में भी किया है, और ईस्ट में भी, वेस्ट में भी। अब हर जगह जाहिर मुमकिन नहीं हो सकता ना। अब इस तरह की ये पुलिस की गलती होती है, पुलिस की कमजोरियां होती है और प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां होती है। अब इस तरह की कमजोरियों का फायदा मिलता है कि जब अदालत में केस चलता है और जब उनके वकील इन पॉइंट्स को मेरे सामने ले आते हैं तो वो एक शक पैदा हो जाता है ना, और शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को मिलता है। अच्छा, तो एक और अहम मामला, हाँ, ये जो आपने कहा ना कि शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं कि जिसका फायदा कभी कभी शायद पीटीआई को भी मिल सकता है, या फिर यूं कह लीजिए कि अपना पॉलिटिकल बयानिया मजीद बेहतर करने के लिए भी किसी न किसी को सहारा मिल सकता है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर 9 मई वालों को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं, इस अज़्म को बार बार दोहरा रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ बारी पीटीआई के लिए मौफी की ऑफर लेकर बैठे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि सानेहा 9 मई अगर एक गैर मामूली वाकया नहीं है तो फिर किस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब कह सकते हैं कि मौफी तलाफी हो सकती है। टेबल पर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर कुछ और कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी आज से कोई 1 हफ्ते पहले कह रहे थे कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, वो पहल तो करें, हम खुद चलकर उनके पास जाएंगे। तो ये समझ नहीं आ रहा। आपने ठीक है, बिल्कुल अजीब बात है। और आप देखें ना, आर्मी चीफ के स्टेटमेंट आ रही है, DGISPR की आ रही है, और अहम लोगों की स्टेटमेंट आ रही है कि 9 मई की जो उसकी जिम्मेदारान है उनको कोई माफी नहीं मिलेगी। और ठीक बात है, जिन्होंने ये वाकया किया है जाहिर है वही पूरा एक अफसोसनाक निहायत अफसोसनाक वाकया है, तो उनको सजाएं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में अच्छा, दूसरी तरफ हुक्मरान जमात खासतौर पे PMLN के लोग ये कहते हैं कि ये पीटीआई ने किया है, यानी वो कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के कहने पर किया है, यानी इनको लिंक कर देते हैं दोनों चीजों को। और फिर साथ ही ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि उनकी माफी की गुंजाइश मौजूद है। तो ये तो फिर क्या मजाक है, यानी कितना बड़ा तजाद है। तो असल में मुझे लगता है कि ये ख्वाजा आसिफ साहब माफी की बात है, इस तरह की बात भी तारीखी तौर पर सियासी तंज के तौर पर या मजाक उड़ाने की खातिर या तौर पर टेक्निकल तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो उससे उनका अपना मौके कमजोर हो जाता है और अपने मौके पे सारे तजाद आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हमने PMLN के बयानिए के हवाले से बात की ना, आपने कहना कि मज़हक़ा खेज तौर पर या फिर दूसरी सियासी जमात को थोड़ा सा कहते हैं कि तज़हीक अमेज़ तरीके से कह देना कि आपको माफ़ी दी जा सकती है, मे भी एक ये मामला हो। लेकिन अब पीटीआई का क्या करना है, जो पीटीआई का बयानिया है, क्योंकि अब 2 रोज से हम ये सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मौफी शराफी देने का तो इख्तियार आपके पास नहीं, या ये करने की आईनी हैसियत आपके पास नहीं। मतलब उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को 2 टोक अपना मौक़िफ़ दे दिया। वही कह रहे हैं कि मौफी शराफी वाला कोई मामला नहीं है, अगर किसी ने जुर्म किए तो सजा दें, मतलब मौफी नहीं मांगी जाएगी, जो हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करें और सजा दें। इस पर भी क्लैरिटी आ गई उनकी तरफ से। देखिए, पीटीआई का क्लेम यही है कि ये वाकया हमने नहीं किया। पीटीआई क्लेम कर रही है शुरू से ही कर रही है, और अब ज्यादा यकसू हो गए इस मामले में। उन्होंने कहना ये कि 9 मई हमने किया ही नहीं, बल्कि ये इससे हमें नुकसान हुआ है, ये हमें नुकसान हुआ और हमारे खिलाफ ये हो गया है। तो वो उनका कहना ये, और एक लिहाज से तो ठीक है, मतलब पीटीआई का ये मौका तो ठीक है ना कि हमने नहीं किया, जिसने किया उनको सजाएं दें। असल बात ये नहीं, इसका मतलब है इस बात पे इत्तेफाक राय हो गया, हुकूमत में भी, पीटीआई में भी, और हमारे इदारों में भी इत्तेफाक राय है कि जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब है पीटीआई, अच्छा कहते पीटीआई का कुछ लोग ये कह रहे हैं, जिस तरह अली बिन गल्लपुर ने कहा जो कि पीटीआई मिनिस्टर है, कि हम इसको 9 मई को आप माफी करें और आगे बढ़े, निकल जाए। वो भी इस तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन ये कहना कि जो समझदार है सजाएं दे, पर मेरे ख्याल में सजाएं मिलनी चाहिए ना जिनके खिलाफ एविडेंसेज हैं और सॉलिड एविडेंसेज है, और उसमें ये देखना चाहिए कि भाई बस उसमें होना ये चाहिए, हमें ये सबको ये बात करनी चाहिए कि नाइंसाफी किसी के साथ ना। और मेरे ख्याल है कोई भी नहीं कहेगा कि नाइंसाफी किसी के साथ हो, इंसाफ होना चाहिए। जो चाहे वो तहरीक इंसाफ का या किसी भी जमात कारकुन है या कोई रहनुमा है, उसने जिसने ये तोड़ फोड़ की है, गिराव जलाओ, ये सारे वाकयात 9 मई के वाकयात में मुलविस है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। इसमें तो मेरे ख्याल है सिविल सोसाइटी का, हम सब का इसमें इत्तेफाक राय होना चाहिए, इसमें कि भाई सजाएं मिले जिसको जो जिम्मेदार हो, जो मुजरिम हो, और ना इंसाफी ना हो, और किसी को सियासी तौर पर नुकसान ना पहुंचे, सियासी तौर पर निशाना ना बनाया जाए। बस ये सिर्फ इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा ख्याल है पीटीआई भी इससे अब आगे निकल गई है चीजें। लेकिन एक बात ये होगी, ये सारे 9 मई की ये 3 दिनों 4 दिनों के वाकयात में ये तो बहरहाल थ्योरीज खत्म हो गई है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील हो रही है, या वो उस बबल जो था ना, वो एक डिफ्यूज हो गया है कि वो जो कश्मकश की कैफियत थी लोगों के दरमियान भी,
सियासी हलकों में भी, अवाम में भी, कि शायद कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ टेबल पर ऑफर किया गया है या किया जा सकता है, वो बयानिया जो है वो खत्म हो गया। लेकिन अब बात जो है वो यहाँ पर आके खत्म होती हुई नजर आ रही है कि मुआफी तो नहीं मांगी जाएगी, जिसने किया है उसको सजा दें और जान छुड़ाएं। ये एक इस नहज पे पहुंच गए। बट एनीवेज, पीटीआई की अगर हम लोग अंदर की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो खाकवानी साहब, साबिक सदर, कुछ दिनों से मैं आरिफ अलवी साहब के हवाले से बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि शायद उनको आगे आने वाले दिनों में बानी पीटीआई की तरफ से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कल के भी बयान से ऐसे लग रहा है कि शायद कोई उनको नई जिम्मेदारी मिल गई है। आरिफ अलवी साहब, आपको लगता है कि उनको पीटीआई में वो दोबारा एक बार फिर से फाल हो पाएंगे और बड़ा ही मुतहरिक हो पाएंगे? मुझे लग रहा है कि वो मुतारिक किया जा रहा है। असल में ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा खला मौजूद है कि उनको अपनी नेशनल लेवल पे लीडर उनका बाहर है नहीं। जो मरकजी क़यादत है, चेयरमैन पीटीआई के अलावा भी शाह महमूद कुरैशी हो, वाइस चेयरमैन जब उनके सदर हो वो सब आपको पता है कि भाई वो जेल में है। तो आरिफ अलवी ऐसा ज्यादातर केपी के लीडर, और एक प्रॉब्लम आ रहा है जो अब आगे जाकर मजीद आएगा कि तहरीक इंसाफ में केपी के ही लोग डोमिनेट कर गए हैं बहुत ज्यादा। तो भारत वो सियासी तौर पर ठीक नहीं होता, मतलब पंजाब में भी और बाकी जगहों में भी थोड़ा सा उसमें एक रिएक्शन आना शुरू होता है। क्योंकि आप देखें ना, हर जगह पे बैरिस्टर गौहर, फिर उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, और ये सारे लोग जो है, ये सारे केपी के, उससे पहले शेर अब्दुल मरवत जो बहुत डोमिनेट करते रहे, तो ये सारे बिल्कुल केपी के ही लोग हैं। तो सियासी तौर पे बाकी लोगों को भी और उनमें से कुछ इतने मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है, मतलब कुछ तो वकला ही है ना, जिस तरह बैरिस्टर गौहर वगैरह हो गए, मतलब उनका एज सच कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। तो मेरे ख्याल है इस हवा को आरिफ अलवी सब पोर कर रहे हैं और उनको आगे लाया जाएगा। और इस तरह के वो अगर अच्छा, आपने केपीके की लीडरशिप की डोमिनेंसी के हवाले से बात की ना, तो मुझे ये बताएगा, शेर अफजल मरवत को भी सियासी कमेटी से कहा जा रहा है कि बाहर निकालने का फैसला सामने आया है। क्या लगता है आपको ये मामला कहां पर जाके रुकेगा? क्योंकि हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब थोड़े से एग्रेसिव मूड के शख्स हैं और वो बगैर सोचे समझे कोई ना कोई बयान भी दाग देते हैं। वजह आपको इसकी क्या नजर आ रही है? और दूसरा ये भी कि फवाद चौधरी को भी हम देख रहे हैं कि वो भी थोड़े से एक्टिव हमें नजर आते हैं अब एक्स पर भी। तो आगे चलकर आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी कबूलियत भी हमें नजर आएगी किसी न किसी तरीके से, या उनके लिए भी रास्ते हमवार करने की कोशिश की जा रही है पंजाब की लीडरशिप की तरफ से? शेर अब्दुल मरवत साहब एक ऐसे मिसगाइडेड मुजाहिद हैं जो कहीं पे किसी को भी चल सकते हैं अपनी सड़कों पे भी। आपने सही कहा, कई बार तो नुकसान अपनी पार्टी को खुद पहुंचा चुके हैं, बल्कि मुझे लग रहा है ज्यादा नुकसान अपनी पार्टी को पहुंचा रहे हैं अपने मौके से ना। क्योंकि देखिए, पहला काम ये कर रहे हैं, पार्टी में वो कूट डलवा रहे हैं। जब आपने पार्टी मरकजी लीडरों के खिलाफ सख्त बयान, आपको याद होगा शुएब शाहीन को उन्होंने गद्दार कह दिया था, अमेरिका का कोई कह दिया था। अब बाकी पार्टी लीडरों की जब मुसलसल आपस में लड़ाइयां करेंगे तो आप एक मसाइल पैदा करेंगे ना। इस वक्त जबकि उनको एक साथ मिलकर रहने की जरूरत है। तो और फिर मरवत साहब किसी कंट्रोल में नहीं, किसी डिसिप्लिन में नहीं है। सऊदी अरब के सामने वाले दिन भाई गैर जिम्मेदाराना बयान था और गलत था बात। उन्होंने एक ऐसी बात की कि जो बिल्कुल खिलाफ वाकिया है और वो गलत जगह पे गलत फोरम पे गई। पब्लिकली इनको पता ही नहीं है, एक ऐसा पता नहीं कोई पब्लिकली क्या कहना है, आप उसमें कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल है खान साहब को पहले ही इनको थोड़ा सा साइड लाइन कर देना चाहिए था। वो एक हाक है, एक लड़ने वाले, इलेक्शन से पहले के लिए वो ठीक थे, इलेक्शन से बाद की सूरत के लिए शेर अब्दुल मरवत का एक जगह बनती नहीं है, उनको थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए था। ज्यादा हमने फवाद चौधरी की बात की, फवाद चौधरी साहब के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एक्सेप्टेंस पीटीआई में पैदा हो रही है। और खान साहब ने भी एक आध दफा के बारे में कहा है कि ये मजबूर हो गया था, प्रेशर है। असल में फवाद चौधरी साहब ने कल बंदी ये की कि अभी तक उन्होंने कोई एक भी बयान चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ या तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं दिया कहीं पे। वो गए भी जिस तरह पाकिस्तान पार्टी में उसका हिस्सा नहीं बने और वो चुप करके आप मुंह झुका के नीचे बैठे रहे दानिस्ता तौर पे। और बाद में फिर इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने और फिर जो कुछ दिन जेल में रहे और वो मसाइल का सामना कर रहे थोड़ी सी। लेकिन मुझे लगता है कि पहले जैसी पोजीशन फवाद चौधरी हासिल कर सकेगी, क्योंकि उनके भी बहुत सारे डाउट्स उनके वाले से पैदा हुए थे, आसानी से वो खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये हो सकता है कोई एक्सेप्ट। असल में पीटीआई का जो असल क्राइसिस है कि चेयरमैन पीटीआई जेल में है, उनको चाहिए था किसी तरह 8 फरवरी के बाद से कि मामला ऐसे चलाते कि अपने लीडर को बाहर ले आते। क्योंकि खान साहब की बाहर आने से उनके मसले पार्टी के बहुत सारे हल हो जाएंगे कि आम आदमी की, आम कारकुन की, उसे रहनुमाओं की एक्सेस हो जाएगी उन तक मिलने की, जो नहीं हो पा रही। ये एक बड़ा मसला है। तो लेकिन अब जो होगी, आपको लग रहा है चीजें शायद बहुत ज्यादा खराब हो गई है।
8 फरवरी को बाद जो चार्ज पैदा हुआ था तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना पिछले 3 दिनों में, आपने जिस तरह देखा था। मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई को बिल्कुल आमने सामने खड़े होने से गुरेज करना चाहिए था। अभी भी 9 मई के बजट उन्होंने अचानक बहुत ज्यादा अग्रेसिव सा बयान दिए, हालात जितने बिगड़े हैं उनको कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालते, लेकिन लगता है कि शायद वो इनके इख्तियार में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, या जो भी है मामला इस नैच पे चले गए। हालांकि बैरिस्टर गोवर और उमर अयूब वगैरह सारे इस लिहाज से मॉडरेट आती हैं, ये निकाल सकते हैं निकाल, लेकिन संभव नहीं हो सकता। और ये बैड लक है क्योंकि ये देखा इस पर थोड़ा सा एक डेडलॉक ही बन गया। अच्छा खाकवानी साहब, जिस फ्लेक्सिबिलिटी का आप यहाँ पे जिक्र करें, मुझे ये बताइए कि क्या ये निकाली जा सकती है? अगर निकाल सकती है तो वैसे कौन से रहनुमा हैं जो इसमें अपना एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं? और अगर पीटीआई इस फैसले की तरफ बढ़ती भी है, या इस यूं कह लीजिए कि इस बयानिए को थोड़ा सा अपना एक लोगों के अंदर भी या पब्लिकली भी इंडोर्स करने की सलाहियत रखती है, तो वो जो उनका फॉलोअर है, वो जो उनका सपोर्टर है, जो किसी भी सूरत एक्सेप्टेंसी की मूड में हमें नजर नहीं आ रहा, आपको लगता है कि वो फॉलोइंग जो है वो खत्म हो जाएगी, वो पब्लिक सपोर्ट खत्म हो जाएगी? क्योंकि जिसमें पीटीआई सपोर्टर से बात हो ना, वो यही कहते हैं कि अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, डू और डाई है। देखिए पीटीआई तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक आदमी का नाम है, आप जानते हैं, उनके चेयरमैन है जी। चेयरमैन पीटीआई जो भी पॉलिसी अनाउंस कर देंगे उसके कारकुन उस पर यकीन ले आते हैं और फिर उसकी खुद ही दलाइल तैयार कर लेते हैं। ये पार्टी लीडरों का क्रेडिट होता है और सिर्फ उनका नहीं है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की भी यही बीबी की पाकिस्तान की पार्टी में पीएमएलएन में मियां नवाज शरीफ साहब जो पॉलिसी देंगे सब लोग उसको फॉलो करते हैं। मौलाना फजल रहमान जेयूआई में जो कहते हैं वही कुछ होता है। ये हमारे यहाँ एक पार्टी लीडरों का खिदमा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई में शायद ज्यादा ही होगा, काम नहीं होगा। तो ये तो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो पॉलिसी जो भी होगी बन जाएगी। अच्छा, मैं जाती हैसियत में एक सवाल करना चाह रही हूँ खाकवानी साहब, मैं ना जाती हैसियत में एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ और मैं चाहूंगी कि आप भी उसके ऊपर बड़ा न्यूट्रल एक अपना तज्जिया दें। जो भी कल के मामलात हैं सानेहा 9 मई के, यकीनी तौर पर मैं कहती हूँ कि तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए बगैर किसी तफरीक के, लेकिन जो ख़वातीन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेलों में मुक़य्यद हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, उनके वकला हो, रियासत हो, हुकूमत पाकिस्तान हो या फिर हमारे तमाम इदारे हों, आपको लगता है कि ख़वातीन के लिए कोई नरमी का रास्ता निकालना चाहिए? हम सबको मिलकर कोई ना कोई ऐसा फोरम बनाया जाए कि जहाँ पर लोग ख़वातीन के जो मामलात हैं वो आसान किए जाएँ। बड़ा क्विकली कॉमेंट कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी ठीक है, मेरा यही ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए, ना सिर्फ ख़वातीन को होना चाहिए बल्कि कुछ बुजुर्ग सियासी रहनुमा भी, तो 70+, 75, 78 के महमूद रशीद साहब जैसे लोग हैं, जासूद साहब जैसे लोग हैं, उनके लिए भी नरमी का होना चाहिए। ऐसा नहीं बेल तो नहीं चाहिए ना, बिल्कुल बेल जमानत मैरिज में ऐसी हार्डशिप की बुनियाद पे बेल हो, बेल का मसला खत्म होना चाहिए। बेल होती है तो दूसरा मुकदमा बन जाता है, वहां पे आपको गिरफ्तारी हो जाती है, मसला ये है। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी दिन हमने आपको लिया कॉल पर तो यहाँ से ही मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, क्योंकि मैं बतौर खातून ही ये कह सकती हूँ कि आपके पीछे एक पूरी फैमिली होती है, आप किसी की माँ भी हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बहन है, तो मामला बहुत हो जाते हैं और रियासत तो फिर माँ का दर्जा रखती है, तो माँ की तरह ही बेटियों को ट्रीट किया जाना चाहिए। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, जियो पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, क्योंकि मईशत इस वक्त बहुत ही ज़रूरी हो चुकी है डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की जो दौरे हैं वो भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में एक और अहम दौरा है, वो भी मुतवक्के है। तो पाकिस्तान पर इस वक्त गैर मुल्की कर्ज़ों के बोझ बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब अगर इस बोझ से निजात हासिल हमें करनी है तो इसका एक आसान हल है, वो है सरमायाकारी। IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरे आलमी इदारों और दोस्त ममालिक से लिए गए अरबों डॉलर के कर्जों से निजात हासिल करना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के मंसूबों पर बात हो रही है। हाल ही में 50 रुकनी जो सरमायाकारी वफ्द है वो सऊदी अरब से आया है पाकिस्तान, और अब अगले चंद दिन के अंदर ही वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्के है, जिसमें 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे मुतवक्के हैं। और आगे चलकर इस सरमायाकारी में कहा जा रहा है कि मजीद इजाफा भी हो सकता है। लेकिन सऊदी सरमायाकारी से एक फ़ायदा मजीद ये भी होगा कि IMF मुआहदे की राह हमवार हो जाएगी पाकिस्तान के लिए।
पर अब भी पाकिस्तान में बहुत सारे शोबे और मामलात ऐसे हैं जो कि मुल्क की मौशी तरक्की के राह में बहुत रुकावट के तौर पर खड़े हैं। गैर कानूनी तिजारत भी उनमें से एक है। गैर कानूनी तिजारत से पाकिस्तानी खजाने को 7 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाए गए प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने निजकारी के लिए 5 साल प्रोग्राम तरतीब दे दिया है, जिसकी मंजूरी काबीना की निजकारी कमेटी 10 मई को देगी। अब काबीना की कमेटी निजकारी के लिए पहले साल और आइंदा 3 साल के अहदाफ का तयन भी करेगी। और उधर बिजली की कीमत में मजीद इजाफा भी कर दिया गया है, जबकि बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर से इस्लामाबाद में ताजिर बिरादरी की मुलाकात हुई थी, बिजनेसमैन की मुलाकात हुई, तो उन्होंने बारहा कहा था कि काइंडली आप कमर्शियल यूनिट की जो कीमत है उसे कम कर दीजिए टैरिफ में। लेकिन अभी देखिए कि 2 रुपये जो है वो फिर से इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया है। लेट्स से कि ये सिर्फ 1 माह के लिए है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसी पर बात करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुईशत आबिद सुलेहरी साहब। आबिद साहब भी आपके वक्त के लिए सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि हुकूमत इक्तिसादी इस्लाहात लाने की कोशिशें कर रही है, निजकारी टैक्स नेट को बेहतर बनाना, तवानाई की कीमतों को कम करना, मगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का होना, दहशतगर्दी और बदअमनी के वाक़यात का बढ़ना इसकी सबसे बड़ी रुकावटें हैं। ऐसे में मौशी इस्लाहात कैसे मुमकिन है? देखिए, ये 2 चीज़ें हमें एक कॉन्टेक्स्ट में देखना होंगी। जो हमारे बैरूनी दोस्त हैं, जो हमारी फंडिंग एजेंसीज हैं, IMF वगैरह, वो आपको पैसे तो दे सकती हैं, लेकिन जो हमें अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करना है, जो कोई बाहर से आके हमारे लिए नहीं कर सकता, ना इसके लिए कोई हमें बाहर से पैसे दे के करवा सकता है। ये एक प्योरली हमें सोचना होगा मिनहासुल कौम कि अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिनके के आने के इम्कान था, वो इस वजह से जो है उनको हम अवेल नहीं कर पाते कि पाकिस्तान में जो इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल बहुत आइडियल नहीं, या यहाँ पे सियासी कशीदगी पाई जाती है, तो फिर इसमें कसूरवार कौन होगा और इसका खमियाजा कौन भुगत रहा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी एक कौमी जिम्मेदारी है इस वक्त कि हम एक ऐसा पाकिस्तान के अंदर इंटरनल माहौल जो है वो पैदा करने की कोशिश करें, यहाँ पे बैरूनी सरमायाकार आके अपने आप को महफूज फील करें। हमने देखा चाइनीज के साथ जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं पिछले हाल ही में, उनकी वजह से चाइनीज का कॉन्फिडेंस कुछ शेक हुआ सिक्योरिटी के लिहाज से, और यकीनन कोई भी इस वक्त बाशऊर पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि जो बाकी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहे हों या जो गल्फ कंट्री से आ रहे हो, खुदा न खास्ता उनकी सिक्योरिटी को पे कोई आन छुटे। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हमें खुद से अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। इसके लिए कोई IMF, कोई वर्ल्ड बैंक, कोई सऊदी इमदाद, कतरी इमदाद जो है वो आके पाकिस्तान का ये मसला बेहतर नहीं कर सकती। अच्छा सुलेहरी साहब, क्राउन प्रिंस सऊदीया के वो भी आ रहे हैं पाकिस्तान, और उनका जो दौरा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिटवीन 10 मई टू 15 मई। ये बताइएगा कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके दूरस क्या नताइज जो हैं वो मरतब होंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आना ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पहला मौका नहीं होगा कि MBS पाकिस्तान में आ रहे होंगे। 2018 में भी आए, उस वक्त भी एग्रीमेंट्स भी हुए, MOUs भी साइन हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फॉलो अप नहीं हो सका, और चूंकि फॉलो अप नहीं हुआ तो उस वक्त भी वो तमाम जो बड़े बड़े मुआहदे किए गए थे वो कहीं फाइलों का ढेर में छुप गए। इस दफा जो आपको एक बेहतर चीज नजर आ रही है वो SIFC का जो है वजूद है कि SIFC बनाई ही इस पर्पज के लिए गई है कि ये जो बैरूनी सरमायाकारों के साथ जो मुआहदात हों उनको वन विंडो ऑपरेशन के जरिए फैसिलिटेट किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसका फॉलो अप किया जाए, और इसकी एपेक्स कमेटी और मुख्तलिफ कमेटीज़ की जो रेगुलर मीटिंग होती हैं उनके जरिए इंश्योर किया जाए कि वाकई इन पे अमल दरामद हो रहा है। तो अब ये वाले दौरे के बाद का जो फॉलो अप होगा, ये एक SIFC का होने से मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ बेहतर आउटपुट जो है वो निकल सकेगा,
और ये बजाते खुद SIFC के लिए भी एक टेस्ट केस होगा कि खुदा न खास्ता अगर SIFC के होते हुए भी ये चीजें सर्द खाने में चली जाती हैं, इसका फॉलोअप, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे इश्यूज कहीं ज्यादा डीपर हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, वो सिर्फ फॉलोअप का मसला नहीं है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि SIFC जो है वो अपने मैंडेट के मुताबिक अगर MBS आते हैं पाकिस्तान में तो उसको एक बेहतर फॉलोअप करके उस सरमायाकारी को यकीनी बनाएगी। अच्छा, जब हम लोग लेट्स होप फॉर द बेस्ट की बात करें ना सुलेरी साहब, तो उसमें सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो बाहर वाले लोग आकर पाकिस्तान के अंदर करेंगे। विद इन द पाकिस्तान भी बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है वो भी खासी परेशानी का शिकार है। प्राइम मिनिस्टर से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि काइंडली आप जो बिजली का टैरिफ है उसे कम करें, तभी हम अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं और हमारे कारखाने, हमारी फैक्ट्रियाँ भी चलेंगे। आज ये खबर मैं अपने नाज़रीन को भी दे रही हूँ, मैं आपको भी बता रही हूँ कि 2 रुपये इजाफा कर दिया गया है बिजली के फी यूनिट में, और ये माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है सिर्फ 1 माह के लिए। आपको लगता है पाकिस्तान में इस किस्म के फैसले सिर्फ 1 माह के लिए लिए जाते हैं, और 1 माह में ये जो फैक्ट्रीज हैं, जो कारखाने हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, इनको कितनी कॉस्ट उठाना पड़ेगी? ये मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, ये 1 माह के लिए होती है और ये 2 महीने की ताखीर से होती है। यानी इस वक्त जो मई के बिल्स में एडजस्टमेंट की गई है ये मार्च के फ्यूल की प्राइस है, और ये जो आजकल जो है इंटरनेशनल मार्केट में तेल का रेट कम है, अगर 2 माह के बाद यानी जुलाई में जो फ्यूल एडजस्टमेंट आएगी वो आप देखेंगे कि आज की प्राइसेस वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। तो बिजली के बिल्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये जो मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट होती है ये वाकई हर सुलेरी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज स्टे विद अस। अभी एक अपडेट है व्यूअर्स के साथ वो शेयर करनी है कि हुजूरी बाग में तकरीब जारी है जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा मौजूद है। पाकिस्तान का हुजूरी बाग हाज़रीन मजलिस, कौमी तराने के बाद अब तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करेंगे कारी रफ़ीउद्दीन सियालवी साहब। क्लिनिक ऑन व्हील्स की ये तकरीब है जिसका इनेकाद किया गया है हुजूरी बाग में, और मरीम नवाज साहिबा इस तकरीब की मेहमान खुसूसी हैं। और ये एक ऐसी तकरीब है जिसको हम देख रहे हैं कि कुछ रोज़ पहले भी कुछ मोबाइल सिस्टम के थ्रू, जो कि वैन सिस्टम होता है, क्लिनिक्स का आगाज़ किया गया, और कोशिश ये की जा रही है कि पंजाब के जितने भी बेशतर मज़ाफ़ाती इलाके हैं या फिर जो साइट एरियाज़ हैं जहाँ पर कच्ची आबादियाँ हैं, जहाँ पर लोगों को अच्छी हॉस्पिटल्स की सहूलियात मैसर नहीं हैं, वहाँ पर इन मोबाइल वैन्स के थ्रू, इन क्लिनिक वैन्स के थ्रू लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, और घर बैठे ना सिर्फ उनका चेकअप किया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, बल्कि उनको अद्वियात भी मैसर होंगी। एनीवेज, आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आबिद साहब, प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, हम इस वक्त बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बिजनेस कम्युनिटी को किस हद तक बेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो आपने मंथली फ्यूल एडजस्टमेंट की बात की थी, ये तो मैं बता रहा था कि 2 महीने के लैग के बाद आता है, ये तो हर महीने चेंज होता है। लेकिन ये ताजरों की और हमारे मकामी सनतकारों की इस बात में यकीनन वज़न है कि पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी के टैरिफ, बिजली हो या गैस हो, वो रीजन के मुकाबले में ज़्यादा है, और इनको हमें रिव्यू करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें नॉन कंपेटिटिव कर देंगे। जब हम एक्सपोर्ट मार्केट्स में जाके कम्पीट करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो एनर्जी की कॉस्ट की वजह से ज़्यादा है, और इसका कोई देर पा सोल्यूशन जो है वो हमें निकालना होगा। एक सोल्यूशन जो था वो
ऑफ ग्रिड एनर्जी थी, कैप्टिव पावर्स और सोलर प्लांट्स के जरिए, पैनल्स के जरिए, उसके बारे में भी जो है पावर डिवीजन की तरफ से, एनर्जी डिवीजन की तरफ से ये पॉलिसीज फ्लोट होना शुरू हुई कि उसको शायद डिस्करेज किया जाएगा, जो उसको महंगा किया जाएगा। मुझे यकीन है कि हुकूमत ऐसा नहीं करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हमारे इंडस्ट्री की मुश्किलात पे मजीद इजाफा करेगा, और हमें अगर कंपेटिटिव रहना है एक्सपोर्ट में तो हमें अपनी एनर्जी की लागत को बहरहाल नीचे लाना होगा। ठीक। अच्छा सुलेरी साहब, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट मंजर आम पर आई जिसमें इस बात की निशानदेही हुई कि कौमी खजाने को गैर कानूनी तिजारत के जरिए 700 अरब का नुकसान हो रहा है। इस बारे में आपकी राय क्या है, और ये कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर जो तिजारत करते हैं तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होता है? ये आपके पास कुछ तो ऐसे हैं जो नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में जिन पे ड्यूटीज ज्यादा हैं और वो इम्पोर्ट होके आती है। फॉर एग्जांपल ये जो स्मगल्ड और नॉन पीटीए फोन है, ये अभी भी पाकिस्तान में इनकी भरमार है, हालांकि फोन्स के ऊपर ताकि मकामी सनत को फरोग दिया जा सके इस पर कुछ ड्यूटीज लगाई गई थी। इसी तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो स्मगलिंग है जो ईरान से, उस पर कंट्रोल किया गया, लेकिन वो अभी भी प्रिवेल करती है। उसके अलावा जो अफगान, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल सुलेरी साहब अपना तज्जिया पेश करने के लिए। बिग ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। ब्रेक के बाद हमारा ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी है, और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश पर हमने अपना सेगमेंट जो है वो प्लान किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवाल होते हैं लेकिन उन सवालों का जवाब उन्हें नहीं मिल रहा होता। मैं बात कर रही हूँ हम पाकिस्तानियों के हवाले से जिनकी बड़ी तादाद बैरून ममालिक जाने की ख्वाहिशमंद है, और इसमें बहुत सारे अवामिल शामिल हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ इकॉनमी इस वक्त बेहतर नहीं है, तो लोगों की कोशिश है कि वो बाहर जाकर ज़रा बेहतर मौके उन्हें मिल जाते हैं कमाने के और अपने घर वालों को एक अच्छी अमाउंट भेजने के। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि जो कि स्कॉलरशिप पर भी बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन न जाने कोई ना कोई परेशानी आड़े आ जाती है। लेकिन ये एक आसान मरहला नहीं होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि किसी भी फर्द के लिए वीज़ा मुस्तरद हो जाना एक मायूस कुन तजुर्बा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कि बारहा अप्लाई करते हैं, इसके बावजूद भी उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हो पा रहा होता, और अगर वीज़ा के करीब वो पहुंचते हैं तो वो इंटरव्यू में उस तरीके से उनके मामला जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो लोग वीज़े के लिए अप्लाई करते तो हैं, इसके कई ख्वाब भी सजाते हैं, लेकिन फिर अपने सफ़र की प्लानिंग भी करते हैं, पर बाद में वो कहते हैं ना कि ऑल इन वेन। अक्सर लोग वीज़े की दरख्वास्त देते वक्त ही इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि आया कि उनका वीज़ा लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिस पर आज हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं वीज़ा कंसल्टेंट फायजा। बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वी बीइंग पाकिस्तानी हमारे लिए सूटेबल कंट्रीज कौन से हैं कि जहाँ पर हम लोग सेटल भी हो सके, या जहाँ पर जाके हम अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें? सेटल होने के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो कनाडा है। लेकिन कनाडा में एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा चली गई हैं कि उसकी जो है जैसे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि बार बार अटैम्प्ट करते हैं, उसके बावजूद भी वीज़ा नहीं लगता है। तो कनाडा से हट के जो आप कंट्रीज़ चूज़ कर सकते हैं उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड है। आयरलैंड इस टाइम पे बहुत अच्छा जा रहा है कि जिसकी वीज़ा रेशो जो है वो एम्बेसी की तरफ से ही 70-80% उसके अप्रूवल चांसेस चल रहे हैं। उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत लिमिटेड से हैं, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स पे आप जो है वो आयरलैंड का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली में आयरलैंड जो है ये यूरोप में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। मोस्टली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें शेंजन का वीज़ा मिल जाए, बेशक एक दिन की उसकी एंट्री मिल जाए। तो आयरलैंड जो है वो शेंजन और यूके के मिड में आता है। अच्छा। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस का फ्लो बहुत कम है, लोग इस साइड पे आते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशंस का फ्लो कम होने की वजह से इसकी वीज़ा सक्सेस रेशो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे अभी पाकिस्तानी बहुत कम तादाद में है, इसी वजह से।
तो ये इसलिए आपके आयरन मतलब यानी कि सेटल्ड होने के पॉइंट ऑफ व्यू, सेटल्ड होने के हवाले से भी, अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं, अगर आप बार बार अदर कंट्रीज़ में अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपका वीज़ा सक्सेसफुल नहीं जा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक दफ़ा आप आयरलैंड के लिए एप्लीकेशन अपनी अप्लाई करवाएं। अगर आपके पास किसी अच्छे बड़े कंट्री का वीज़ा आ जाता है, उसके बाद बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है। और वीज़ा हासिल करने के लिए स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें तो बेसिक्स क्या चीज़ें होती हैं, और कोई एक ऐसी बेसिक चीज़ जिसको हमारे पाकिस्तानी अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और आप भी जब वीज़ा कंसल्टेशन करती हैं तो अमूमन आप वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि अच्छा इन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाया, इन्होंने भी ये डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाया। वो क्या चीज़ होता है जहाँ पर वीज़ा हासिल करने से हम लोग मार खा जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये होती है कि एम्बेसडर सेटिस्फाई होना चाहिए कि अगर आप उसका कंट्री विजिट करने जा रहे हैं और वापस आ जाइए। इसके लिए हमें एक सॉलिड रीज़न देना होता है। हम क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, एम्बेसडर को दे दिए हैं कि मैं विजिट पे जा रहा हूँ, तो ऐसे कभी भी वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि आपको ही पता है पाकिस्तानी विजिट पे जाते हैं वापस आते ही नहीं हैं। तो हर कंट्री अपनी ये सेटिस्फेक्शन चाहता है कि अगर आप एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर जा रहे हैं तो वापस आ जाएंगे, अगर अभी जा रहे हैं तो अभी आपके जाने का क्या रीज़न है, तो उसको एक सॉलिड रीज़न देना चाहिए। ये अभी हम सोच लेते हैं, आपको पता है कि आप टूरिस्ट जा रही हैं, मुझे पता है मैं टूरिस्ट जा रही हूँ और वापस आ जाऊंगी, लेकिन एम्बेसडर को हमने एज अ डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ देना है कि आप वापस भी आ जाएंगे। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम इन्विटेशन अरेंज करते हैं जो आपका एक सॉलिड और ऑथेंटिक होता है। अच्छा, इन्विटेशन अगर बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस फाइल से रिलेटेड हो जाता है, विजिटर है तो उसके लिए रैंडम जो टूरिस्ट या विजिटर्स के हवाले से इन्विटेशंस होते हैं तो वो साथ अटैच करते हैं। तो ये अगर आप अपनी एक एप्लीकेशन को बगैर इन्विटेशन के अप्लाई करें और किसी अदर कंट्री का इन्विटेशन के साथ अप्लाई करें, एम्बेसडर उसमें आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देगा, यानी कि समझ लें कि आप 90-95% जो है वो अप्रूवल की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वीज़ाज हैं उसकी रिजेक्शन कॉज क्या है? वीज़ा रिजेक्शन का वजह यही होता है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होते, यानी कि बैंक स्टेटमेंट हमारी उसके एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अच्छा। या फिर अगर हम बैंक स्टेटमेंट में, लोगों का ये कहना है कि बैंक स्टेटमेंट में अगर आप जो है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ का बैलेंस शो करवा देंगे तो ऐसा आपका वीज़ा लग जाएगा। होता है, लोग अक्सर जिक्र कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट पूरी करें जो एम्बेसी की वेबसाइट पे मेंशन है कि इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। एक पर्सन है वो अपने पास 1 करोड़ का क्लोजिंग बैलेंस शो करवा रहा है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ अर्निंग उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इस पे दोनों चीज़ें जो है आपकी एक दूसरे को जस्टिफाई ही नहीं कर रही हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि आपका जो बैलेंस अभी क्लोजिंग पड़ा हुआ है इसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, पेमेंट कहाँ से आई है, आपकी वाइट मनी है या आपकी ब्लैक मनी है। इसके अलावा ये मतलब पिछले 8-9 महीनों में तो कोई ऐसी सर्कुलेशन नहीं थी आपके अकाउंट में, या आखिरी के 2 महीनों में 1.5 करोड़ रुपया या 80 लाख रुपए कहाँ से आ गए? तो उसमें क्लाइंट को एक तरीका बताया जाता है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें फिर उसके मुताबिक गाइड कर देते हैं क्लाइंट को। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वीज़ा इंटरव्यू के लिए, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि अक्सर लोग वहाँ से मात खा जाते हैं। मेरी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उनका अपना एक केस है। उनके उन्होंने जब पहले बेचारे ने वीज़ा अप्लाई किया था तो फर्ज करें कि उनके हस्बैंड एक कंपनी में काम कर रहे थे, वही डॉक्यूमेंट्स लगे, वही सब कुछ हुआ और सब कुछ ये वो, ठीक है। लेकिन अब जब वो इंटरव्यू करने के लिए गई हैं, मतलब आपको पता है 6-6 महीने का प्रोसेस होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। अब उनके हस्बैंड का कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी के साथ खत्म हुआ 2 साल को, और अब वो किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। जब वो खातून गई तब उन्हें याद नहीं रहा कि भाई अब तो मेरे हस्बैंड दूसरे, क्योंकि शायद उनको बताया नहीं गया होगा, और दूसरा फिर ये भी कि वहां से वो रिजेक्शन कॉल आपको मिल जाती है। तो वहां पे किस तरीके से लोग अपनी खुद से रहनुमाई करें? इसमें जो है कुछ कंट्रीज होती हैं जिनका इंटरव्यू बेस्ड पे होता है, जैसे आप पुर्तगाल वगैरह का डिस्कस करते हैं, तो बेसिकली इन कंट्रीज का पाकिस्तान से वीज़ा लगना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। जैसे कि पुर्तगाल है, जर्मनी है, फ्रांस है, क्योंकि ये कंट्रीज आ जाते हैं इंटरव्यू बेस्ड में। तो अगर हम शेंजन की बात करें तो वीज़ा आपके पास पूरे यूरोप का ही होता है, 27 कंट्रीज का ही होता है। तो तरीका ये है कि आप पेपर बेस्ड कंट्री चूज करें जिसकी वीज़ा रेशो भी अच्छी चल रही है, आप लैंड वहाँ पे करें, अब वेरी नेक्स्ट डे किसी अदर कंट्री में मूव कर जाएं जो भी आपका डिजायर्ड कंट्री है। अच्छा। अब जैसे कि आपकी फ्रेंड है या कोई भी अदर पर्सन है वो पुर्तगाल ही जाना चाह रहा है, तो अगर आपको पुर्तगाल की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप स्पेन चूज कर लें, डेनमार्क कर लें, ऑस्ट्रिया कर लें, आप लैंड इस कंट्री में करें, आप नीदरलैंड्स कर लें, आप लैंड यहाँ पे करें, लैंडिंग आपकी यहीं पे होगी जिस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे। सही। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, वेरी नेक्स्ट डे आप पुर्तगाल चले जाएं, इटली चले जाएं, माल्टा चले जाएं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं।
ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे आप ये भी बता दीजिए कि जो वीज़ा पॉलिसीज़ का प्रोसीजर है, इसमें किन किन चीज़ों से रिलेटेड हमारे जो लोग हैं उनको मतलब अवेयर होना बहुत, इसमें स्टूडेंट वीज़ा भी आ जाते हैं, इसमें आपके कह लीजिए कि वर्किंग परमिट जो वीज़ाज हैं वो भी आ जाते हैं, और कुछ लोग तो वैसे हैं जो कि महीने का वीज़ा लिया, 1.5 महीने का वीज़ा लिया और वहाँ पर जाकर नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मोस्टली जो मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तानी वापस नहीं आते, बेशक उनको एक दिन की ही आप एंट्री दे दें किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो बाकायदा हमें कह रहे होते हैं आके। अभी रिसेंटली हमारे पास यूरोप के लिए 10-15 लोग आए थे इधर से, मंडी बहाउद्दीन से ही। अच्छा। हमें कहते हैं मिस हमें किसी तरह बस यूरोप की एक दिन की एंट्री दिलवा दें। वैसे फाइज़ा, किस शहर के लोगों का, ये किन इलाकों के लोगों का रुझान है इस किस्म की क्या कहते हैं विजिट्स की तरफ? आजकल के जो हालात चल रहे हैं हर बंदा ही जाना चाहे, हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकते। फीस भी बढ़ गई है। बिल्कुल, और पासपोर्ट आ भी नहीं रहे हैं जल्दी। अगर आप अर्जेंट फीस भी पे कर रहे हैं उसमें भी आपको 2-2 महीने लग रहे हैं अर्जेंट पे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा चुके हैं। अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखें, बेशक वो बिजनेसमैन है, जॉब पर्सन है, उसका एम्प्लॉयमेंट कुछ है या अनएम्प्लॉयड है, हर पर्सन ही बाहर जाने की स्ट्रगल कर रहा है। जी, तो उसमें हम ये कुछ भी नहीं कह सकते किस एरिया से आ रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट आता है वो इन्हीं एरिया से आता है, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि इस एरिया के लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने पैदा होते हमारे दिमाग में बात डाली होती है कि तुम लोगों ने बाहर जाना ही जाना है। तो इस साइड के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, और इनकी फैमिली में हर पर्सन एक ना बाहर जरूर होता है पहले से। अच्छा फाइजा, हम यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, इस वक्त सीएम पंजाब जो हैं वो हुजूरी बाग में तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लेके चल रहे हैं। ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, खवातीन व हजरात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का सर झुका के शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ताला ने आज हमें एक और सेहत के शोबे में एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करने की तौफीक अता फरमाई, उसमें हमें कामयाबी अता फरमाई। और उसके लिए मैं अपने दोनों हेल्थ मिनिस्टर्स को और हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अली जान साहब, उनको, उनकी पूरी टीम को शाबाश भी देती हूं, मुबारकबाद भी देती हूं। वेरी वेरी वेल डन। ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने बड़े पैशनेट हमारे मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, जितना ये अपने काम में तेज हैं उतने तकरीरों में भी तेज हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी, बड़ी पैशनेट तकरीर की, और इन्होंने सही कहा कि 8 हफ्ते या 2-3 महीने तो हुकूमतों को सीधा करने में लग जाते हैं। तो ख्वाजा साहब, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये सच है कि 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को, अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं। उन्होंने खिदमत के जो नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे, खिदमत की जो सियासत है उसकी बुनियाद रखी थी, उस पे दिन रात काम किया था। मैं भी आज उन्हीं की एक्सटेंशन बन के यहां खड़ी हूं, वही मेरी इंस्पिरेशन है। और जब भी मैं कोई ऐसा मंसूबा हम लेकर आते हैं तो सबसे ज्यादा खुश मुझे नवाज शरीफ साहब लगते हैं। वो जो उनके चेहरे पे इत्मीनान और खुशी मुझे नजर आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो पूरी हो गई। पिछले दिनों जब हमने फ्री मेडिसिन लॉन्च की तो मैं फ्री मेडिसिन लेकर कोरियर कंपनी के साथ शादमान में कुछ डिजर्विंग पेशेंट्स के घर गई उनको डिलीवर करने। उनके चेहरे पे मैंने जो चमक देखी, जो खुशी देखी, जो इत्मीनान देखा, मैं उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती अल्फाज में। ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और 100 जो एम्बुलेंसेज हैं, 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर, बल्कि उसके पूरा अगर इनको खड़ा किया जाए लंबी लाइन के अंदर तो आई थिंक 1 किलोमीटर पे
ये तमाम जो वैन्स खड़ी हैं, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स खड़े हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, ये उस पर पूरी आएंगी। और मुझे खुशी है, बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम अवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ क्लिनिक्स ऑन व्हील्स नहीं है, ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये पूरा क्लिनिक है जिसको हम अवाम की दहलीज पर जाकर खड़ा करेंगे, ताकि लोगों को जो छोटी मोटी जो रोजमर्रा की तकालीफ हैं उसके लिए उनको अस्पताल ना जाना पड़े। क्योंकि मजदूर जब मजदूरी करता है तो उसके पास छुट्टी का दिन नहीं होता। इसी तरह लोग अपने अपने रोजगार में, अपने बच्चों की रोटी कमाने की फिक्र में इतने मसरूफ होते हैं कि उनके पास अगर ये सहूलत चल के जाए तो और ये जो सहूलत है माशाल्लाह, इसके अंदर ये 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब को दोबारा खैराज तहसीन पेश करना चाहती हूं कि ये प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था। और शहबाज शरीफ साहब, आपको जान के खुशी होगी कि आपकी बेटी ने आपके चलाए हुए प्रोग्राम में, आपके लॉन्च किए हुए प्रोग्राम में आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 मजीद क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का इजाफा कर दिया, जिसको पिछले कई साल या तो बंद कर दिया गया था या बहुत ही ऐसे चलाया गया जैसे वो नहीं चल रही। तो ये 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर 50 गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। और ये जो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं इनके अंदर एक डॉक्टर होगा, एक LHV होगी और एक डिस्पेंसर होगा। इसके अंदर जो टेस्ट हैं उसकी सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर फ्री दवाइयों की सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद होगी, चाहे वो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग हो या हेपेटाइटिस B और C की स्क्रीनिंग हो। इसके अंदर वैक्सीनेशन की सहूलत मौजूद होगी, जच्चा और बच्चा के लिए सहूलियात मौजूद होंगी। इसके अंदर मलेरिया, डायबिटीज, पीडियाट्रिक्स, बच्चों के इलाज की सहूलत मौजूद होगी। और ये अर्बन एरियाज के उन जगहों के लिए है जहां पर लोगों के लिए जो हेल्थ फैसिलिटी है उसके लिए उनको जरा दूर जाना पड़ता है। तो ये शहरों के उन इलाकों के लिए है जिसमें गुंजान आबाद इलाके हैं। ये वहां पर जाके किसी फोकल पॉइंट पे पार्क हो जाएगी, जिससे लोगों को अपने घरों से निकलकर जो है वो इलाज कराने में आसानी होगी। और 9 से 3 बजे तक ये हफ्ते में 6 दिन लोगों की दहलीज पर जाकर उनका इलाज करेगी इंशाअल्लाह ताला। 40 लाख अफराद जो है वो इससे बेनिफिट होंगे। अभी आपने देखा कि चंद दिन पहले हमने 32 फील्ड हॉस्पिटल्स लॉन्च किए जो बहुत सक्सेसफुली माशाअल्लाह पंजाब के जो दूर दराज के इलाके हैं, स्पेशली जो साउथ पंजाब के इलाके हैं, वहां जाके बड़ा सक्सेसफुली लोगों का इलाज कर रहे हैं। और एक दिन में तकरीबन 2 से 3 हजार पेशेंट्स का फ्री इलाज होता है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं पर्सनली कॉल्स करती हूं, रैंडम लोग उठाती हूं उनमें से जिनका इलाज हुआ होता है। रोज उनको मेरी जानिब से कॉल्स जा रही हैं और हम उनको पूछते हैं कि आपको किस किस्म की सर्विस मिली, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपको कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, आपको कोई इंतजार की जहमत नहीं उठानी पड़ी। और मैं बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कहती हूं कि आज इतने दिनों के बाद भी एक शिकायत मुझे मौसूल नहीं हुई, एक शिकायत, जिसके लिए मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को, अली जान को खुसूसी तौर पे एक बार फिर शाबाश देती हूं। इसके साथ साथ ये जो 100 एम्बुलेंसेज आपने देखी हैं, ये हामला खवातीन को, प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल लाने और ले जाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्विस दी जा रही है। 1034 की हेल्पलाइन है, 1034। और यहां पर जो खवातीन रजिस्टर्ड हैं वो इस एम्बुलेंस सर्विस से मुस्तफीद होने की अहल हैं। और ये जनूबी पंजाब के लिए 50 ये मुख्तस की गई हैं। और अभी करंटली 500 से ज्यादा एम्बुलेंसेज ये काम कर रही हैं। हमने आज उसमें 100 का इजाफा किया है। और ये जो हामला खवातीन हैं उनको घरों से उठाएंगी, उनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगी,
उनकी डिलीवरी होगी या उनका जो भी इलाज है वो होगा, और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनके घर के दरवाजे तक छोड़ के आएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जिस चीज पे मेरी खसूसी तवज्जो थी वो ये थी कि बहुत सारे पंजाब हुकूमत के हेल्थ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, BHUs ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स का फुकदान है। तो हम एक बहुत जामे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिसमें तमाम पंजाब के तमाम इजला, जिसमें पंजाब के रूरल एरियाज, दूर दराज इलाके शामिल हैं, जिसमें कोई एक भी हेल्थ फैसिलिटी इंशाअल्लाह ताला ऐसी नहीं होगी जिस पे डॉक्टर मौजूद नहीं होगा। इसी तरह नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनकी कमी को भी हम वॉर फुटिंग पे पूरा कर रहे हैं। और जो मैंने एक नया प्रोग्राम बनाया है उसके तहत पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए डॉक्टर्स को हायर किया जा रहा है, और हम जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के जो लोकल डॉक्टर्स हैं, मकामी डॉक्टर्स हैं, हम उनको तरजीह देंगे ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए कि मैंने उस शहर में नहीं जाना, मुझे बड़े शहर में पोस्टिंग दें। तो उन्हीं शहरों के, उन्हीं इजला के जो डॉक्टर्स हैं लोकल्स, उन्हीं को वहां पर जॉब मिलेगी। और इसी तरह हम जो पंजाब हुकूमत के हॉस्पिटल्स हैं, मराकिज़ सेहत हैं, उनके अंदर हम 500 नए कंसल्टेंट्स को भी हायर कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। और हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहती हूं जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को। आज जिन्ना हॉस्पिटल ने अपना पहला एक बच्चे का बड़ा कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट किया है, और उसको गुर्दा जो है, किडनी जो है, उसकी वालदा ने अतिया की थी, और उस बच्चे का कामयाब सर्जरी हो चुकी है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उस बच्चे को शिफा अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। और इसके साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए भी, जो मैंने एक तहैया किया था कि पंजाब के तमाम इजला के अंदर तमाम हेल्थ की फैसिलिटीज मौजूद होंगी, जिसमें खुसूसन दिल के अमराज, कार्डियोलॉजी की जो इलाज है उसकी फैसिलिटी मौजूद होगी, पीडियाट्रिक्स की, बच्चों के इलाज की सहूलत मौजूद होगी, ताकि एक शहर से दूसरे शहर गरीब मरीजों को ख्वार ना होना पड़े, तकालीफ ना उठानी पड़े। उसके लिए हम एयर एम्बुलेंस भी ला रहे हैं। लेकिन हम पंजाब के 8 इजला में, जिसमें मियांवाली, गुजरांवाला, सियालकोट, जेलम, साहिवाल, मरी में जो सामली सैनिटोरियम था उसको, और इसी तरह जो लैया, हम इन तमाम शहरों के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी की फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके अंदर आपकी जो कैथ लैब्स हैं वो होंगी, और उसके साथ कार्डियक सर्जरी की सहूलत भी मौजूद होगी, ताकि दिल के मरीजों को, क्योंकि वो तकलीफ में होते हैं, उनको उस कंडीशन में उनको एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने खुद अस्पतालों में जाके देखा है कि पेशेंट्स को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए हम ये शहरों में, तमाम शहरों में शुरू करने जा रहे हैं अमराज कल्ब का इलाज। उसके लिए जो कैथ लैब्स की ज़रूरत है, कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत है, बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, कार्डियक सर्जरी के माहिरीन की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला वो हम 8 शहरों से शुरू करेंगे, और उसका दायरा कार जब बहुत जल्द हम बाकी शहरों तक भी पहुंचा देंगे। और अली जान, मेरी बड़ी कोशिश है कि इंसुलिन बहुत महंगी आती है, हम पंजाब में फ्री इंसुलिन का भी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करें इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें अपने मकासद में कामयाब करे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो आपकी दहलीज पे पंजाब हुकूमत ने खिदमत का जो प्रोग्राम बनाया है उसको हम हर रोज उसमें इजाफा कर सकें, उसको इफेक्टिव बना सकें। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम, चाहे वो मेरी कैबिनेट हो, चाहे वो मेरे जो डिपार्टमेंट्स हैं,
पंजाब हुकूमत का हर डिपार्टमेंट है, मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप हमारी मेहनत में, हमारी कोशिश में कमी नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें इधर से। थैंक यू जी, खुदा हाफिज। आप हमारी मेहनत में, आप हमारी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने अपनी तकरीर का अख्ताम किया। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फाइज़ कबल, वीज़ा कंसल्टेंट है, और जब ये तकरीर चल रही थी तब भी हम लोग काफ़ी कुछ बातें कर रहे थे, और उसमें से एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये जो डन बेस पर वीज़ा है, ये टर्म क्या है, ये मिलता कैसे? मैं खुद भी वैसे इसके बारे में थोड़ी सी क्यूरियस हूँ कि ये होता क्या, क्योंकि सुना बहुत है। डन बेस बात होती है कि हमारे पास हमें यहाँ 50 लाख दे दीजिएगा, 60 लाख। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू फायजा, आपकी ना शायद ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये भी हम लोग जरा चेक कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा ये सवाल आपसे करती हूँ, क्योंकि जो डन बेस पर वीज़ा है इस पर मैं खुद भी जानना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए कि ये एक्चुअली वीज़ा मिलता किस तरीके से हो, और बड़ा पॉपुलर टर्म है ये एक वीज़ा की। सो लेट्स सी कि इसका भी प्रोसीजर वैसे ही होता है या थोड़ा सा डिफरेंट होता है, या फिर कुछ टर्मिनोलॉजी इसके लिए डिफरेंट यूज़ की जाती है। प्रोड्यूसर साहब मुझे बताइए कि अभी मैं बात कर सकती हूँ? अच्छा, नहीं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी सवाल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों का ये जो डन बेस वीज़ा वाला सवाल है वो काइंडली न्यू न्यूज़ को जरूर ट्यून करके रखें। स्टे ट्यून्ड। और अब एक अहम खबर है, कराची कोर्ट से आपको अपडेट करते हैं कि जहां पर फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब का इनेकाद किया गया, और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक फौजी अफसरान जवानों को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा बसालत से भी नवाजा गया। 9 शहदा के लवाहिकीन ने तमगा बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री, 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया। तकरीब में आला अफसरान अवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि कोर कमांडर ने शहदा के अहल खाना से बातचीत भी की। ये तस्वीरी मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं इस तकरीब के। बैक टू डिस्कशन अगेन क्विकली, 2 मिनट है सिर्फ हमारे पास, और मैं चाहती हूँ कि ये आप हमें डन बेस वीज़ा जो है इसके बारे में अपडेट करती हैं, और आप खुद किस तरीके से कंसल्टेशन कर रही हैं और कहाँ पर कर रही हैं, इसके बारे में लोगों को गाइड करते हैं। बेसिकली डन वीज़ा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये लोगों का, एजेंट्स का कहना है कि हमें पेमेंट दें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, वीज़ा लग जाएगा। हमें 25 लाख, 50 लाख, 80-90 लाख तक मार्केट रेट चल रहा है। तो किसी भी कंसल्टेंट ने या एजेंट ने वीज़ा नहीं देना होता है, एम्बेसी ने वीज़ा देना होता है। तो ऐसे लोगों के हाथ चढ़ के अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करें। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे कनाडा के, आयरलैंड के, USA के वीज़े अप्रूव हो गए हैं। तो सिर्फ लिमिटेड सी डॉक्यूमेंटेशन को सामने रखते हुए, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए अपनी एप्लीकेशंस को अप्लाई करें। हमसे अगर सर्विसेज लेना चाह रहे हैं तो हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमारा ऑफिस है, FK वीज़ा कंसल्टेंट के नाम से हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। 0312495533 इस पर कॉल करके किसी भी टाइम पे हमारी किसी भी जो है वो नुमाइंदे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फायजा, एंड विशिंग यू अ वेरी गुड लक। और ये जो डन वीज़ा है ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, बल्कि मासूम लोगों के जो पैसे हैं वो हथिया लिए जाते हैं। तो इस चीज़ से आप लोगों ने एहतियात करनी है, और हमारी कोशिश ये थी कि हम आप लोगों की रहनुमाई कर सकें, और फायजा भी कर रही हैं किस तरीके से करें, कहाँ पर करें, उन्होंने आपको अपडेट कर दी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद आपको वेलकम तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो सेगमेंट है ये बड़ा ही लवी डवी सा है, क्योंकि हमने इस सेगमेंट में आपके लिए मंगवा कर रखे हैं ये छोटे से प्यारे से लव बर्ड्स,
और ये बर्ड जो मेरे हाथ में है ये डव है। और मैं जो हमारे पास अभी गेस्ट आकर बैठी है, मैं उनको यही कह रही थी कि मैंने तो अमूमन डव्स को, फाख्ताओं को बच्चों के कायदों में देखा है या पढ़ा है, या कभी लॉरेंस की सैर करने चले गए या फिर कहीं किसी और पार्क में चले गए तो अमूमन कभी आपको एक बर्ड नजर आ जाता है। जैसे फाख्ता जो मैंने कभी देखी है वो सुरमई ग्रे परों वाली, और उसकी जो पीक होती है वो होती है थोड़ी सी ऑरेंजिश सी, जैसे कि ये इसकी भी आपको नजर है, कुछ विजुअल्स आप लोग देख भी रहे हैं। बट एनीवेज, बर्ड्स को आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब ये एक प्रोफेशन बन चुका है। शौक तो ये था ही, और बहुत से लोगों को हमने देखा कि घरों में उन्होंने बड़े बड़े केजेस रखे होते हैं, उसके अंदर कबूतर होते हैं, और उन लोगों को पहले तो कभी इतनी रिस्पेक्ट मिलती भी नहीं थी। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को एहसास हो रहा है कि हर शोबे की हमें इज्जत भी करनी है और हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो आज एक बर्ड ब्रीडर प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, और ये जानकर आप और बहुत ज़्यादा हैरतज़दा हो जाएंगी कि वो कोई मर्द नहीं, वो एक खातून है। अंबर आसिफ साहबा हमें ज्वाइन करिए। अंबर साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इतने प्यारे प्यारे बर्ड्स आपने रखे हुए, कौन कौन से बर्ड्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं इनकी? मेरे पास लवबर्ड की ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज हैं, सारी। और मेरे पास ये फिंचीज आ जाती हैं। फिंचीज में स्मॉल बर्ड ऑफ स्पैरो फैमिली। अच्छा। हाँ, और इसमें गोल्डियन आ सकती है, जावा आ सकती है, कनेरी आ सकती है। ये कनेरी है? ये कनेरी है। अच्छा। और बस अभी बहुत कुछ था उठा के लाने को, लेकिन तो आपने जो चंद थे उनको बिल्कुल किया। मैं बाहर से अंदर ही आई हूँ तो हर शख्स मेरी तरफ यूं देख रहा था कि मैडम क्या लेकर आ गई। मेरा दिल था कि मैं सब कुछ उठा के लेकर आऊं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ये माशाल्लाह बड़े ही प्यारे बर्ड्स हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो चीज जितनी खूबसूरत होती है वो उतनी ही केयर भी मांगती है। केयर को भी हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप ये जो बर्ड्स को पालना और इनको पालने के बाद इनको सेल करना, इस बिजनेस में खवातीन के लिए आपको क्या लगता है कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, और घर बैठ के खवातीन ये किस हद तक काम कर सकती हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका ताल्लुक सिर्फ शौक से है। अच्छा, मतलब ये वो चीज नहीं है कि कोई भी लाए। हाँ, बिल्कुल। जैसे कुछ खवातीन को सिलाई का बड़ा शौक होता है तो वो बड़ी अच्छी टेलर बन जाती हैं। हाँ, अगर मुझसे कहा जाए कपड़े सी दो, हाँ, तो आप नहीं होंगी। हाँ, और अगर किसी से कहा जाए बर्ड्स रख लो, इसके लिए सबसे पहले शौक जरूरी है कि हाउ टू कीप, और सबसे ज्यादा मतलब लगाओ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मेरे पास बहुत ज्यादा बर्ड्स सुनकर आपको बोलना शुरू हो गए, वरना ये पिछले 5-7 मिनट से गुमसुम बैठे हुए थे। मैं ये कहती थी बोलते बोलते नहीं है। और मेरे पास मतलब कि 3 कमरे हैं कि जो कि फुल भरे हुए हैं। अच्छा, अब इतने सारे बर्ड्स को मेंटेन करना क्वाइट डिफिकल्ट। और सारे के सारे लव बर्ड्स और नहीं, बहुत सारी किस्में हैं। फिंचेस की सारी फैमिलीज हैं मेरे पास, जावा है, बहुत सारी, डव की पूरी वैरायटी है। ये तो बड़ी ही पुरसुकून है, बड़े इत्मीनान से बैठी हुई है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जाता है कि आप लोग 1 लाख का एक जोड़ा लेकर उससे लाखों कमा सकते हैं, ये ऐसा होता है? ऐसा, ये वो कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके लिए ये होता है कि आपने छोटा सा बर्ड लेने हैं, आपने पूरा साल छोटे को, और कितना छोटा लेंगे ये मतलब कि एज वाइज आप 3 मंथ का अगर लेते हैं। इनकी एज अभी क्या है? ये तकरीबन 3 मंथ की हैं, 3 to 5 मंथ की हैं। अगर फर्ज करें इस टाइम आपने लिया है तो आपने उसको कम से कम ये गर्मियों का पूरा ड्यूरेशन अपने पास रखना है। उसकी डाइट का ख्याल, उसके एनवायरनमेंट का, उसके टेम्परेचर का ख्याल। तो उसके बाद कहीं जाकर आपकी गुड लक होगी अगर वो बच गया तो। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी, बच गया, बचेगा कैसे? क्योंकि देखिए इनमें से बहुत सारे पैरेट्स की टाइप्स ऐसी हैं, बर्ड्स की ऐसी हैं कि जो कि कुछ ऑस्ट्रेलियन से हैं क्योंकि वो वहां का टेम्परेचर है, को कहीं के तो वो वहां का टेम्परेचर है। तो घर के टेम्परेचर को मतलब इनके ये भी तो एक बड़ा मैटर करता है ना कि आपने अगर ये बर्ड का जोड़ा रखा है, ये कपल आपने रखा है, तो आपके घर का टेम्परेचर इतना सेट होना चाहिए, उसकी फीड ये होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बर्ड अगर आपने रखनी है, ये फैंसी बर्ड है। हाँ, मींस कि ये साइंटिस्ट की म्यूटेशन के बाद अपग्रेड होते गए हैं, क्योंकि नेचर में तो आपने कभी नहीं लबर्ड को वाइट देखा। ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपने वाइल्ड देखा हुआ है, ये वाइल्ड जंगलों में होता है। अब इनके अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा है। अगर हम इनकी खुराक का ख्याल, इनके टेम्परेचर का ख्याल, उसके बैठे रहते लव बर्ड। नहीं, एक्चुअली बाहर आज गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो गर्मी बाहर ज्यादा थी, अब अंदर का टेम्परेचर जरा अच्छा है तो वो थोड़ा सूदिंग हो गई है। और वैसे भी सुबह के जाग रहे हैं छोटे केज में। और ये आंखें ऐसे उन्हें हिलाया ताकि ये थोड़ी सी इनकी नींद उठे, क्योंकि जैसे आम आदमी होते हैं ना, उसको कहीं पे थोड़े सा एसी की कूलिंग मिल गई या ठंडी हवा मिल गई तो वो सो जाते हैं। तो बर्ड्स का भी यही है, ये भी कुछ इसी तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं, जहां पे थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ा सा सुकून मिले तो ये सो जाते हैं। हो जाते हैं। और फीड क्या होती है इनकी?
इनकी फीड तकरीबन 11 किस्म का दाना होता है। अच्छा। जो कि हर तरह से इनकी क्वांटिटी खाने में पूरी होती है। और जब ये इनकी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, बॉइल्ड एग होती हैं, मल्टीविटामिन्स होती हैं, पानी के अंदर जैसे अब गर्मी, ये तो घर में सेलिब्रिटी पाल रही हैं आप, ये तो कह लें कि बस एक आर्ट है ये। हाँ। ये एक आर्ट है। ये इस तरह से नहीं कि आप लाके केज के अंदर डाला और दाना पानी डाल दिया, नो। जब तक आप इनको अच्छा, पूरा कुछ लोग जब घर में बर्ड्स रखते हैं तो उनको उनसे इतना लगाव हो जाता है कि वो जो कुछ खुद खा रहे होते हैं वही वो उनको, तो ये सिर्फ देसी तोतों की हद तक होता है कि आपने पराठा भी खिला दिया, आपने चॉकलेट भी दे दी, आपने सिट्टा भी दे दिया, छल्लियाँ भी दे दी, या आप इन बर्ड्स को भी वो सब कुछ खिला सकते हैं? नहीं, ये जो केज बर्ड होते हैं ना, इनके साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा। जो आपने एक आधा टेम किया होता है, जैसे हमारे घर में किटन होती है, उसको हम पराठा भी जो वो हमारे साथ, लेकिन चूंकि ये सेंसिटिव बर्ड है, इनकी डाइट का ख्याल थोड़ा रखना पड़ता है। बड़ी नपी तुली आपने इनको डाइट देनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई अगर आपके पास आया है, उसने अगर डव परचेज करनी है या लव बर्ड का कपल, लव बर्ड आप हमेशा कपल की सूरत में देती हैं? जी बिल्कुल, विद ऑथेंटिकली डीएनए के साथ, डीएनए पेपर के साथ। ठीक है, तो डव की प्राइस क्या है और इन लव बर्ड के कपल की प्राइस क्या है? लव बर्ड तो अगर स्टार्ट होता है तकरीबन आप 2000 का भी पेयर ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जितनी आप वेरिएशन में जाते जाएंगे वो लैक में भी जाता जाएगा। अच्छा, लेकिन क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट करेंगे शुरू करना है, तो उनको तो आप यही सजेस्ट करेंगे कि आप 2000 वाला ले लें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो। जब कहते हैं ट्यूशन में हम बच्चों को डालते हैं ताकि उनको स्कूल जाने से पहले थोड़े से आदाब, थोड़ी सी एटिकेट्स और ये बेसिक्स आ जाए, तो मेरे ख्याल से वही वाला बिल्कुल बिल्कुल कि आप डायरेक्ट एकदम से कोई बड़े म्यूटेशन ना लें, आप स्टार्ट अगर करना है तो आप छोटी से करें। अच्छा, ये बताइएगा, क्योंकि इंपोर्टेड बर्ड्स हैं, इनकी ब्रीड, उनका खाना भी इंपोर्टेड होता होगा, तो मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होता है या एक बर्ड को पालने पर कितनी कॉस्ट आ जाती है? और डिपेंड करता है। अब जैसे अगर मैं 10 पेयर लेती हूँ, तुम क्यों अकेले बैठी हुई, बैठ जाओ उनके पास ही। अगर मैं 10 पेयर लेती हूँ तो ऑब्वियसली उनका बॉइल्ड एग, वेजिटेबल्स, उनका दाना, उनकी मल्टीविटामिन्स, तो ये सारा ताल्लुक है शौक के साथ। तो उसके शौक के बाद फिर जब इनकी ब्रीड आती है और फिर जब अर्निंग आती है तो वो ऑटोमेटिकली आपका शौक भी ऊपर चला जाता है। मतलब अगर आज आपने ये 3 मंथ्स के लव बर्ड्स लिए हैं, तो मुझे लास्टली आप ये बता दीजिए कि कितने महीने के बाद ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे? तकरीबन ये कह लें कि दिसंबर तक ये इनकी ब्रीड बच्चे, अब इनको आप मल्टीप्लाई करते जाएं, जितना अच्छा आप इनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अगर 5 अंडे हैं, उनमें से 4 चिक तो लाजमी है, और वो मैच्योर होने के बाद फौरन सेल भी हो जाती हैं। सही, चलें, थैंक यू सो मच अंबर साहिबा अपना वक्त देने के लिए। और ये बड़े ही प्यारे बर्ड्स हैं, और सुबह सुबह ऐसे सेगमेंट जब होने लग जाए ना, तो यकीन कीजिए हम लोगों का अपना मूड बड़ा खुशगवार हो जाता है, क्योंकि वैसे ही इस प्रोग्राम के बाद तो मेरा तो वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, और मेरे वीकेंड का आगाज इतने प्यारे प्यारे अल्लाह ताला की नेमतों के साथ हो रहा है। तो फिर यूँ कह लीजिए कि आप लोगों को भी मुझे पूरा यकीन है कि मज़ा आया होगा, आप लोगों ने इस सेगमेंट को खूब इंजॉय किया होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा नहीं, टाइम खत्म हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला कि टाइम खत्म हो गया। एनीवेज, इजाजत दीजिए, मंडे को आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह अनवार भी हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।